रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, कल से जैसे ही यानी 1 जून को जैसे ही मतदान समाप्त हुए, सभी टीवी चैनलों पर होड़ मच गई एग्जिट पोल दिखाने की। और एग्जिट पोल में जो आंकड़े आए हैं सब आपने देखे होंगे। स्टेट वाइज भी आंकड़ा दिया गया, ओवरऑल आंकड़ा दिया गया पूरे देश में क्या हो रहा है। जो आंकड़े आए हुए वो साफ तौर पर इस बात की ताकीद कर रहे हैं कि फिर से एक बार यानी तीसरी पारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलने जा रहे हैं। जो आंकड़े हैं, क्योंकि किसी के भी आंकड़े ये नहीं बता रहे हैं कि मोदी की सरकार नहीं बनते दिख रही है, तो जाहिर है कि जो आंकड़े हैं अभी उसी पर काम करना होगा, उसी को मानकर चलना होगा। लेकिन हम जब झारखंड की परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो भले ही साउथ में भाजपा का खाता खुलता दिख रहा है, साउथ की कई जगहों पर, चाहे वो कर्नाटका हो, केरला हो, इन सारे सीटों पर जो स्थिति दिख रही है वो भाजपा को खुश करने वाली स्थिति है, भाजपा के लिए खुशी वाली स्थिति है। लेकिन जब हम झारखंड की बात करते हैं, झारखंड की ओर आते हैं, तो झारखंड में मोदी ही एक सहारा है। और यही वजह है कि भाजपा 2004 के परिणाम को दिखाने से बच रही है। अगर आप पूरे तौर पर देखेंगे, जिस 14 की 14 सीटों को जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, लेकिन जो एग्जिट पोल सामने आए हुए हैं और जो हमारा भी एग्जिट पोल था, लगभग वो एग्जिट पोल जो मैंने कल भी आपको बताया था 9-5 या 10-4 हो सकते हैं। और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो भी एग्जिट पोल आए हैं उसमें भी इसी बात की ओर दिखाया जा रहा है कि भाजपा को 9 सीटें या 10 सीटें आ सकती हैं। यानी भाजपा को 4 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। सवाल यह उठता है कि आखिरकार भाजपा की यह स्थिति कैसे हुई। प्रधानमंत्री मोदी के सहारे जीत का रास्ता तलाश रही भाजपा के किसी सांसदों ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जनता को उन पर भरोसा था अगर मोदी का नाम सामने नहीं होता तो। ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रही थी मतदान के दिन का, चुनाव के दिन का, और चुनाव के मध्य में जो बातें सामने आ रही थी उसमें इस बात की ओर साफ संकेत मिल रहे थे, अरे दिल्ली में तो मोदी जी को देखना है और इसलिए यहां जिताना जरूरी होगा। और यही बातें भाजपा को 9 या 10 सीटों पर आकर के रोक रही है, नहीं तो स्थिति इससे भी बुरी होती और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रदेश स्तरीय नेताओं के बीच में जो चीजें चली, जिस तरह की धमाचौकड़ी मची इस चुनाव के दौरान, टिकट बंटवारे से लेकर के अन्य जगहों पर, अन्य चीजों पर, अन्य समीकरणों पर, और उसी का परिणाम है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सामने नहीं होता तो झारखंड में आपको 2004 वाली स्थिति 2024 के चुनाव परिणाम में दिखाई देती। अब सवाल उठ रहा है कि कहां कहां किस समीकरण ने खेला बिगाड़ा है। दोस्तों, JBKSS जो टाइगर जयराम महतो की पार्टी है और जिस तरह से उभार हुआ लोकसभा चुनाव के दौरान, 8 सीटों पर कैंडिडेट दिया इन्होंने और उन 8 सीटों में 5 सीटों पर जो है सो खेला बिगाड़ने में जयराम के कैंडिडेट ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। खुद जयराम महतो गिरिडीह संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर उन्होंने दोनों ही कैंडिडेट को, चाहे वो आजसू के कैंडिडेट चंद्र प्रकाश चौधरी हों या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट मथुरा प्रसाद महतो हों, दोनों को ही नाकों चाने चबाने पर मजबूर कर दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है। जाहिर तौर पर जो समीकरण बन रहे हैं, इस समीकरण में अगर आप देखेंगे तो खेला बिगाड़ने में अगर सबसे बड़ा हाथ किसी का दिखाई दे रहा है, जो पूरे के पूरे समीकरण बन रहे थे, चाहे वो एनडीए गठबंधन की हो या फिर इंडिया गठबंधन की हो, उसमें जो है सो
छाया दिखाई दे रही है खेला बिगाड़ने में जेबीकेएसएस की। जो युवाओं का साथ उनको मिलता हुआ दिख रहा था, युवा मतदाताओं का साथ जिस तरह से मिला, खास करके जो स्थानीय युवा मतदाता हैं उनका जो सहयोग उनको मिल रहा था, उसने कई जगहों पर खेला बिगाड़ा। 5 सीटों पर तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, वो गिरिडीह, हजारीबाग, रांची, चाईबासा और दुमका। इन 5 सीटों पर जेबीकेएसएस खेला बिगाड़ते हुए दिख रहे हैं। अब किसका वो खेला बिगाड़ेंगे ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन सोचने पर मजबूर कर दिया गया है, सोचने पर मजबूर कर दिया जेबीकेएसएस ने कि आने वाले विधानसभा चुनाव जो हैं, जो 4 महीने के बाद होना है झारखंड में, जो अक्टूबर नवंबर के महीने में होने हैं चुनाव, उस समय सभी राजनीतिक दलों के लिए जेबीकेएसएस जो है सो नासूर बनता जाएगा। जीतना हारना चुनाव में लगा रहता है, जीत हार होते रहती है, लेकिन आप शुरुआती दिनों से देखें किस तरह से जेबीकेएसएस को रोकने के लिए हथकंडे अपनाए गए थे। टाइगर जयराम हो या रांची के जो कैंडिडेट हैं देवेंद्र नाथ महतो, सभी को रोकने के लिए पुरजोर कोशिश की गई थी। जो केस 2 साल पहले का था, 2022 का केस था, उस केस को खुलवाया गया, उसमें अरेस्टिंग की बातें कही गई थी। कैसे रोका जाए, हर तरह का हथकंडा अपनाया गया था। और अब आलम यह है कि अंकगणित दोनों ही बैठा रहे हैं, दावे तो कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी आजसू गठबंधन हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन हो, कि सभी सीटों पर जीत रहे हैं। कोई 8 सीट की दावेदारी कर रहे हैं, कोई 14 की 14 सीटों की दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन राज्य की जनता ने एक संकेत दिया है, और वो संकेत दिया है अति सर्वत्र वर्जयेत। जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस घमंड में चूर थे कि मोदी के नाम पर जो है सो वो फिर से उसी तरह का प्रदर्शन कर देंगे जो 2019 में प्रदर्शन हुआ था, वैसा कहीं से भी दिखाई नहीं दिया। झारखंड और बिहार में तो खास करके ये चीजें देखने को मिल रही है कि भाजपा को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। खास करके इसलिए मैं झारखंड बिहार की बात कर रहा हूं, दोनों ही प्रदेश सटे हुए हैं। बिहार में जहां 10 सीटों का नुकसान दिख रहा है, वहीं झारखंड में 4 से 5 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और इन सभी के पीछे की स्थिति क्या थी, चुनाव परिणाम आने दीजिए, उसके बाद एक एक सीट का एक एक जो गतिविधियां हुई थी चुनाव के दौरान, उन सारे चीजों को जनता के सामने रखूंगा। हर पार्टी का, हर दल का क्या क्या स्थिति बनी थी, क्या क्या समीकरण बन रहे थे, क्यों इस तरह की दृश्य बने। खास करके इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का, एनडीए में 400 पार का नारा देकर के चुनाव लड़ रही थी। और झारखंड जो हमेशा से फर्टाइल रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, अगर 2004 के परिणाम को छोड़ दिया जाए तो चाहे वो 1998 का परिणाम हो, 1999 का परिणाम हो, 2009 का परिणाम हो, 2014 का परिणाम हो, 2019 का परिणाम हो, यहां पर भाजपा हमेशा अपर हैंड में। और खास करके 2014, 2019 और 1999 के चुनाव में तो भाजपा ने सभी दलों का सुपड़ा तक साफ कर दिया था। 1-2 सीटें ही 14 में से मिल पाई थी अन्य दलों को। लेकिन इस चुनाव में आखिर स्थिति क्या बनी और क्यों ऐसी स्थिति हुई, सारे चीजों का खुलासा होगा। लेकिन इतना तो मान के चलिए कि जिसको हल्के में हाँक करके लेकर के हाँक रही थी हर एक राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो हजारीबाग में, या झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू हो गिरिडीह में, रांची में भारतीय जनता पार्टी हो, चाईबासा में झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा हो, या फिर दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा हो, वो जेबीकेएसएस जो है इन लोगों के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सिर्फ हवाबाजी से जो है सो काम होने वाला अब नहीं है। दोस्तों, जो आंकड़े आए हुए हैं, जो समीकरण सामने आ रहे हैं, उस समीकरण को अगर आप देखेंगे
तो भारतीय जनता पार्टी को यानी एनडीए गठबंधन को 9 से 10 सीटें मिलती हुई झारखंड में दिख रही है। जो एग्जिट हुए, जो हमारे पास भी सूचना आई हुई है, उसमें 9 से 10 सीटें मिलती हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी को, और उसके बाद 4 से 5 सीटें मिलती हुई दिख रही है इंडिया गठबंधन को। और उसमें से भी अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर यह दिख रहा है कि जो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट हैं, उन सीटों पर जो है भाजपा की स्थिति जो है सो काफी खराब दिखाई दे रही है, जो सूचनाएं आ रही है। जबकि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति से हैं। भाजपा अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुनाव भी लड़ रहे हैं, वो भी अनुसूचित जनजाति से समीर उरांव हैं। अर्जुन मुंडा जो केंद्र में जनजातीय मामले के मंत्री हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भी हालत खासा है। तो जो दृश्य दिख रहे हैं, जो दृश्य सामने आ रहे हैं, वो दृश्य भाजपा के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। भाजपा को इस पर देखना होगा, भाजपा को ये विचार करना होगा कि आखिर इस स्थिति के लिए जिम्मेवार कौन है और क्यों इस तरह का सीन बन रहा है। यानी साफ तौर पर जो मैंने कहा दिख रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में झारखंड में एसटी के लिए आरक्षित 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के लिए नहीं है राह आसान, वो राह आसान दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप पिछले चुनाव में देखेंगे तो बहुत ही कम मार्जिन से, चाहे वो खूंटी की सीट हो 1445 वोट से जीता गया था, 10,000 वोट से जो है आपका लोहरदग्गा की सीट जीती थी भाजपा। उसी तरह से अगर आप देखेंगे दुमका में 45-46 हजार वोट से सुनील सोरेन चुनाव जीते थे वहां से। लेकिन इस बार यह भी स्थिति नहीं बन रही है, यह भी स्थिति गड़बड़ है। झारखंड में विधानसभा की 28 सीटें रिजर्व हैं एसटी के लिए। अगर आप पिछले चुनाव में देखते हैं तो उसमें जो स्थिति बनी हुई, जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट है, जैसे दुमका, राजमहल, चाईबासा, खूंटी और लोहरदग्गा, इनमें अगर आप देखेंगे तो 29 विधानसभा, जो 24 विधानसभा के सीट हैं वो आरक्षित हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। इन जगहों पर जो मैंने 5 जो रिजर्व सीटों का नाम लिया, उसमें एक रांची में खूंटी, माफ़ कीजिएगा, रांची में खिजरी विधानसभा रिजर्व है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। इसी तरह से जमशेदपुर में 2 विधानसभा सीट रिजर्व है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, पोटका और घाटशिला। और ऐसे करके अन्य कुछ सीटों पर जो है सो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व है। यानी 4 सीटें रिजर्व थी एक्स्ट्रा, 24 सीटें रिजर्व थी जो ये। और उसमें से भी अगर आप देखेंगे चाईबासा, खूंटी और लोहरदग्गा में पूरी की पूरी सीटें जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं। वहीं राजमहल में 4 और दुमका में 3 सीटें रिजर्व हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। और वहां का जो स्थिति है कि 2019 के चुनाव को अगर देखेंगे, उसमें से जो 24 सीटें रिजर्व है, इन 5 रिजर्व सीटों में से, लोकसभा के लिए जो 5 रिजर्व सीटें हैं, उन 24 सीटों में से मात्र 8 सीटों पर भाजपा ने बढ़त बनाई थी। और इसी बढ़त के आधार पर बीजेपी ने 3 लोकसभा क्षेत्रों खूंटी, दुमका और लोहरदग्गा में जीत हासिल किया था। अगर खूंटी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ तमार और खरसावा से जीत मिली थी। लोहरदग्गा में अगर देखें तो मांडर, बिशुनपुर और लोहरदग्गा। दुमका में देखेंगे तो दुमका में दुमका और जामा विधानसभा सीट पर बढ़त मिली थी। और इसके अलावा राजमहल में एक भी सीट पर बढ़त नहीं मिली थी। चाईबासा में अगर आप देखेंगे तो चाईबासा में सरायकेला सीट पर भाजपा को बढ़त मिली थी पिछले चुनाव में। सिंहभूम में जो है उसमें आईएनसी के जो कैंडिडेट थे, यानी कांग्रेस की जो गीता कोड़ा पिछले मर्तबा चुनाव लड़ी थी, उसमें अगर आप देखेंगे तो गीता कोड़ा को सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में पिछले मर्तबा चाईबासा, मझगांव, चक्रधरपुर, मनोहरपुर व जगन्नाथपुर में सफलता मिली थी, वो वहां आगे थे। खूंटी लोकसभा में उस पिछले बार भी कांग्रेस के कालीचरण मुंडा ही थे, उनको तोरपा, खूंटी, सिमडेगा और कोलीबीरा में लीड मिली थी। वहीं लोहरदग्गा से संसदीय क्षेत्र में देखेंगे सिसई और गुमला विधानसभा क्षेत्र में आगे रही थी कांग्रेस, आगे रहा था कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट। दुमका में अगर आप देखें तो लोग सिकाड़ीपारा में आगे था झारखंड मुक्ति मोर्चा।
राजमहल के चारों आरक्षित सीटों पर बोरियो, बरहेट, लिट्टीपारा और महेशपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे था। यानी जो स्थिति बनी हुई थी कि ट्रैवल सीटों पर दबदबा पिछले चुनाव में भी यूपीए जो अभी की INDIA गठबंधन है उसका था, और इस बार और स्थिति खराब दिखाई दे रही है, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में मात्र भाजपा 28 में से 2 सीटें ही जीत पाई थी, खूंटी और तोरपरका। बाकी की सीटों पर अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया गठबंधन की जीत हुई थी, जो रिजर्व सीटें थी। यानी रिजर्व सीटें जो है सो भाजपा लाख कोशिश करने के बाद भी रिजर्व सीटों पर अपनी बढ़त बनाने में सफल दिखाई नहीं दे रही है। और यहां पर जो मैंने चाईबासा की बात की थी, वहां पर हो जनजाति से कैंडिडेट दिए थे झारखंड JBKSS के, झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति के द्वारा जो दिया गया था। हो जनजाति कैंडिडेट होने के कारण से जो भी वोट कटा है, जो कहा जा रहा है, उसमें भाजपा के वोट में उन्होंने सेंधमारी की, क्योंकि भाजपा से भी हो जनजाति के ही कैंडिडेट थे। यानी वहां पर नुकसान पहुंचाता हुआ दिख रहा है। वहां जो सीन दिख रहे हैं वो सीन दिख रहे हैं कि वहां पर JBKSS जो है वहां पर नुकसान पहुंचाए हुए भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को। गिरिडीह में अगर बात करें कि दोनों के लिए, मैंने पहले भी कहा कि दोनों के लिए, चाहे वो मथुरा प्रसाद महतो हो या फिर चंद्रप्रकाश चौधरी हो, दोनों के लिए मुश्किल खड़े किए हैं टाइगर जयराम ने। संजय मेहता जो कैंडिडेट है हजारीबाग में JBKSS से, यहां पर भी दोनों ही कैंडिडेट को उन्होंने, क्योंकि पिछड़ी जाति से सभी कैंडिडेट थे जो मैदान में थे, चाहे वो JP पटेल हो या फिर मनीष जायसवाल हो, दोनों को ही नुकसान पहुंचाया है वहां पर, और इसीलिए सभी सीटें टाइट होती जा रही है। राजमहल लोकसभा सीट में जो ST का जो आकलन मैं बता रहा हूं, ST का देखिए, बोरियो में JMM को ने बढ़त हासिल की थी पिछले चुनाव में लगभग 10,000 वोट से, बरहेट में 20,000 वोट से, करीबन 12-13 हज़ार वोट से वहां पर आगे थी। लिट्टीपारा में जो है सो 20,000 वोट से आगे थी। महेशपुर में यहाँ भी 20,000 वोट से आगे थी, 20-25 हज़ार वोट से आगे थी। दुमका में अगर शिकारीपारा में देखें तो वहाँ पर जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा 10,000 वोट से आगे थी। वहीं दुमका में JMM पीछे थी भारतीय जनता पार्टी से लगभग 10,000 वोट से। जामा में JMM पीछे था 8,000 वोटों से, भारतीय जनता पार्टी से JMM पीछे था। वहीं सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में देखें, सरायकेला में भाजपा को लंबी बढ़त मिली हुई थी, 70,000 वोटों की बढ़त मिली हुई थी, 77,000 वोटों की बढ़त मिली हुई थी यहाँ पर। लेकिन वहीं चाईबासा में अगर आप देखेंगे तो चाईबासा में भाजपा को लगभग आप देख सकते हैं 45,000 वोटों का नुकसान हुआ था। मझगांव में भी लगभग 45,000 वोटों का नुकसान हुआ था। जगन्नाथपुर में भी 10-12 वोटों का नुकसान हुआ था। मनोहरपुर में भी 6,000 वोट का नुकसान हुआ था। चक्रधरपुर में भी 3,000 वोट का नुकसान हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी को हुआ था, ये INC के कैंडिडेट से। वहीं खूंटी लोकसभा क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो खूंटी प्रॉपर में जो है सो बीजेपी को जो वोट आए थे वो थे 51,410 और कांग्रेस प्रत्याशी को आए थे 72,812। यानी यहां पर भी 20,000-21,000 वोटों का अंतर दिख रहा है। और उसके बाद अगर बात करें खरसावा में, जहां बीजेपी आगे थी 40,000 वोट से, तमार में भी 40,000 वोट से बीजेपी आगे थी 44,000 वोट से। इसके बाद तोरपा में कांग्रेस आगे था लगभग 20,000 वोट से। वहीं सिमडेगा में भी कांग्रेस आगे था, यहां पर भी 9,000 वोट से आगे था। कोलीबिरा में भी कांग्रेस आगे था 20,000 वोट से। लोहरदगा में मांडर में कांग्रेस आगे था, पीछे था 1,000 वोट से। सिसई में कांग्रेस पीछे आगे था यहाँ पर भाजपा से लगभग 10,000 वोट से। गुमला में कांग्रेस आगे था 5,000 वोट से। बिशुनपुर में कांग्रेस पीछे थी भाजपा से लगभग आप देखेंगे तो यहाँ पर 14,000 वोट से। और लोहरदगा में कांग्रेस आगे थी लगभग 12,000 वोट से। ये स्थिति थी। वहीं पर अगर अन्य जो रिजर्व सीटें हैं, चाहे वो मनिका हो जो चतरा लोकसभा में थी, यहाँ पर भाजपा को बढ़त मिली थी। खिजरी में भाजपा को बढ़त मिली थी। और उसके बाद घाटशिला और पुटका में भी भाजपा को बढ़त मिली थी। ये पिछले चुनाव के आंकड़े थे। इस बार भी जो सामान्य सीटें हैं, चाहे वो रांची की सीट हो खिजरी, या फिर चतरा की सीट हो मनिका, या फिर जमशेदपुर में घाटशिला और पुटका की सीट हो जो रिजर्व है,
यहां पर भी भाजपा मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन जो रिजर्व सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के, माफ कीजिएगा, लोकसभा चुनाव के जो 5 रिजर्व सीटें हैं, उन सभी जगहों पर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी कमजोर दिखाई दे रही है। जिस तमार और खरसावां को लेकर के अर्जुन मुंडा आगे बढ़े थे, कुर्मी वोटरों का समर्थन नहीं मिलने से उनकी स्थिति फंसी हुई दिखाई दे रही है। हो जनजाति के वोट में जो बिखराव हुआ है, उसके बाद से पेच फंसता हुआ दिख रहा है चाईबासा में भी। ईसाई और सरना वोट के एकीकरण के बाद जो कांटे की टक्कर बनी है लोहरदग्गा में, इसकी वजह भी वही है। जो चमरा लिंडा को बोला जा रहा था कि वो पूरी तरह से जो है सो नुकसान पहुंचाएंगे कांग्रेस को, ऐसा सोच भारतीय जनता पार्टी में विकसित भी हुआ था और कही भी जा रही थी, वैसा कुछ दिखा नहीं। चमरा लिंडा पहले ही हतोत्साहित हो गए थे। दुमका में पिछले मर्तबा जो दुमका और जामा में भाजपा को बढ़त मिली थी, जो ट्राइबल सीट था, वहां पर भी कांटे की टक्कर इस बार है। सिकारीपारा में भी, सिकारीपारा में तो झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे नजर आ रहा है, लेकिन अन्य जो सीटें हैं, जामताड़ा में जो है सो वहां पर भी देखा जा रहा है, जो जामताड़ा से रिपोर्ट आ रहे हैं जो दुमका संसदीय क्षेत्र में है, वहां पर भी आगे दिख रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा। नाला में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे दिख रहा है। सारठ में भाजपा को बड़ी बढ़त मिलने जा रही है। इस तरह की सूचनाएं जो आई हुई है ग्राउंड रिपोर्ट से, तो ये स्थिति बनी हुई है। और ओवरऑल अगर आप देखें, जो समीकरण झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, तो एक शब्द में यह कहा जा सकता है कि जो स्थिति बनी है झारखंड में, अगर उसको आप देखेंगे तो उसमें साफ तौर पर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस स्थिति के पीछे जो भी रणनीति बनी है, जो चीजें भी सामने आ रही हैं, वो भी खुलासा होगा। एक एक परत दर परत हर पार्टी का क्या रणनीति था और क्यों इस तरह के परिणाम आए हैं, इन सारे विषयों पर खुलासा करेंगे। लेकिन 100 बात की एक बात, ये बातें सामने आ रही हैं कि झारखंड में टाइगर जयराम ने कईयों का काम कर दिया है तमाम, और कईयों का लगभग 5 सीटों पर खेला बिगाड़ा है। ये बहुत बड़ी चीज होती है। और जिस तरह से कहा जा रहा था कि कुर्मी नेता हैं सुदेश महतो, कुर्मी नेता हैं चंद्रप्रकाश चौधरी, कुर्मी नेता हैं मथुरा प्रसाद महतो, कुर्मी नेता है जेपी पटेल, इन सभी जगहों पर जो है सो कुर्मी नेताओं को ही चुनौती दिए हैं जयराम महतो और उनकी पार्टी ने। अब परिणाम जो आएंगे वो तो 4 जून को पता चलेगा। बहरहाल आप इंतजार कीजिए, अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, 24 घंटे का 36 घंटे का समय है, रुझान आने शुरू हो जाएंगे। मंगलवार को गिनती है, मंगलवार को पता चल जाएगा कि देश की बागडोर तीसरी बार नरेंद्र मोदी के हाथ में जाती है या नहीं जाती है। लेकिन एग्जिट पोल साफ तौर पर यह दिखा रहा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से देश को बनने जा रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं फिर से। ये बातें स्पष्ट रूप से एग्जिट पोल में सामने आई है। अब चुनाव परिणाम का इंतजार रहेगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।